बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर नुसरत आबदा, FCPS पैथोलॉजी। ठीक है, हम आज जिन लोग का अगस्त अटेम्प्ट में पेपर है या एमन बाद में भी होगा, लास्ट मंथ की प्रिपरेशन जो होती है ना वो सेपरेट होती है। ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स जो होते हैं ना प्रॉपर प्रिपरेशन के होते हैं। उससे कम प्रिपरेशन में या 1 मंथ की प्रिपरेशन में जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं, या तो बहुत पहले उन्होंने पढ़ा होता है, किसी को बताते नहीं है, या कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, या कोई 90 में से 100 में से एक दो बच्चे बाय लक हो जाते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड नॉलेज ये सारी चीजें होती हैं। अब हम आ जाते हैं जिन लोगों ने अगस्त में एग्जाम देना है और अभी ये लास्ट मंथ चल रहा है। तो आई होप सो आप सब लोगों ने काफी अच्छे से तैयारी कर ली होनी है। अब हम देखते हैं कि लास्ट मंथ में आप लोगों ने क्या करना है FCPS प्रिपरेशन के लिए। सॉरी, सबसे पहले तो रब्बी जितनी इल्मा, माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ये दो चीजें मैंने इसलिए ऐड की हैं कि आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि जब तक हम प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ थ्योरी कवर करते हैं, तब तक कोई फायदा नहीं होता। इसलिए प्रैक्टिस करनी होती है, MCQs की प्रैक्टिस। और क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही होती, क्वालिटी मैटर कर रही होती है। FCPS का एग्जाम ये नहीं है कि आपने रेडियोलॉजी में देना है, आपने पैथोलॉजी में देना है, आपने मेडिसिन में देना है, आपने उस सब्जेक्ट में PhD कर लेनी है, उस सब्जेक्ट का सारा कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं है। आप रेडियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, रेडियोलॉजी में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो सिलेबस में है, वो आपने कवर की हैं, और अब मोर देन इनफ है थ्योरी से आपने जो कर ली है। अब MCQs की प्रैक्टिस करें, और कंटिन्यूस MCQs की प्रैक्टिस के साथ आप रिवीजन। एक मिनट। काइंडली माइक सारे लोग ऑफ कर लें। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस में हम थ्योरी कवर कर लिया, अब MCQs प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है। और थ्योरी कवर किया या चाहे जितना भी सिलेबस आपने कवर किया है, उसको आपने रिवीजन देनी है। रिवीजन का ये मतलब नहीं कि आपने एक दफा MCQs की प्रैक्टिस कर ली है और आप पेपर में चले जाएंगे तो आपने रिवाइज कर लिए वो बुक, या थ्योरी रिवाइज हो गई। इस तरह नहीं है। रिवीजन का मतलब ये है कि थ्योरी रह गई उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेट्स सपोज किसी ने CVS नहीं किया होगा, CVS की बात कर रही हूँ, या किसी ने हीमाटोलॉजी नहीं किया हुआ, पढ़ा नहीं है, तो वो उसको कवर कर ले जिस भी थ्योरी बुक से उसने कवर करना है। लेकिन क्योंकि ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं। अपनी थ्योरी 1 से 2 दिन में कंप्लीट करें। और FCPS रेडियंट नोट्स बाय डॉक्टर रफीउल्लाह, जिसे हम रफी नोट्स कहते हैं, आई होप सो अब तक एक बार सब लोगों ने कंप्लीट कर लिए उन्हें थ्योरी के साथ। अगर किसी ने इससे ज्यादा बार किए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के नहीं भी हुए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अब से इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर, मतलब इनको करना स्टार्ट कर दें। बेहतर तो यही होता है, जैसे आपने एक सिस्टम किया है तो उसके साथ आप इसको करते जाते हैं। अगर नहीं किया तो उसके लिए ये है कि आपने थ्योरी की जो भी बुक पढ़ी थी, अब ठीक है, अब दोबारा थ्योरी पे नहीं आप लोगों ने जाना। रेडियंट नोट्स बाय डॉक्टर रफीउल्लाह, जिसे हम रफी पॉइंट्स कहते हैं, उसका अलर्ट को CVS आपने स्टार्ट करना है। तो आप CVS रफी से खोलें और उससे पढ़ें। उससे पॉइंट समझ के पढ़ें। जो आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रहा, जिसकी बिल्कुल थ्योरी समझ नहीं आ रही, उसका आप टॉपिक जाके बुक से देख सकते हैं। लेट्स सपोज कार्डिक साइकिल की एक डायग्राम बनी हुई है फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 पे। मैं तो जब भी प्रैक्टिस करती होती थी MCQs की या CVS, वहां से पढ़ते थे रफी नोट से, रफी पॉइंट से, तो वो साथ में वो डायग्राम खुली होती थी, क्योंकि उससे वो एक इमेज भी 3D इमेज क्रिएट होता है, साथ में लिखा हुआ और कंसेप्ट। ये सारी चीजें मीन वाली इकट्ठे जब देखते हैं, हम पढ़ते हैं, उसी की थ्योरी देखते हैं, उसी के MCQs देखते हैं, उसी के डायग्राम देखते हैं, तो ज्यादा अच्छे से पॉइंट क्लियर होता है। बजाय इसके कि बंदा MCQs पे एक दूसरे में भेज के उस पे दूसरों से लड़ाई करे कि इसका ये होना चाहिए, ये कैसे है। इससे बेहतर है वो उसमें कर्व्स बनी हुई हैं, उसमें शो किया हुआ है कि कौन सी जो JVP की वेव है वो ECG के किसके साथ कोइंसाइड कर रही है, और कार्डियक साइकिल की किस फेज के साथ को कोरिलेट कर रही है। तो ये मैंने FPS मतलब जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए बता रही हूँ, जिन लोगों ने पहले पढ़ लिया उन लोग वो लोग भी यही मेथड से पढ़ सकते हैं। उसके बाद है अपनी MCQs बुक स्टार्ट करते हैं। और
जो बात है अपनी स्पेशलिटी की एमसीक्यू बुक में आगे बता देती हूँ सारी। अभी सिर्फ मैं जो सब ने और इसमें से सारी स्पेशलिटी के पेपर करने हैं वो है SK 18 और SK 17 वॉल्यूम 2। SK 17 वॉल्यूम 2 के बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद इसका वॉल्यूम 1 भी होगा। SK 17 का वॉल्यूम 1 नहीं है, SK 17 मिनी है। लेकिन वो नहीं आप लोगों ने करनी, SK 17 वॉल्यूम 2 और SK 18। इसमें से आप जिस भी स्पेशलिटी के कैंडिडेट हैं आपने सारी स्पेशलिटीज के पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, चाहे आप रेडियो दे रहे हैं, चाहे आप सॉरी सर्जरी का एग्जाम दे रहे हैं, गायनी दे रहे हैं, आप साइकेट्री दे रहे हैं, आप पैथोलॉजी दे रहे हैं, आपने सारी स्पेशलिटीज के पेपर सॉल्व करने हैं ये SK 18 SK 17 वॉल्यूम 2 से। ठीक है, उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे लोग अपना स्केड्यूल बना रहे हैं। अपना स्केड्यूल में इसलिए मैं कोई स्केड्यूल यहाँ पे अटैच नहीं किया या बनाया नहीं है या कोई डेट वाइट करके नहीं दिए, क्योंकि कुछ लोग जॉब वाले होते हैं, ड्यूटी वाले होते हैं, या कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब वो नहीं है, वो सिर्फ इसी की तैयारी पे फोकस कर रहे हैं। तो जो हर कोई अपने हिसाब से स्केड्यूल बनाए कि उसकी थ्योरी को मैक्सिमम, मैंने वही कहा है 4 डेज आप ले लें, अपनी थ्योरी कवर कर लें, उसके बाद आपने रफी और MCQ बुक पे आ जाना है और उसके लिए आपने स्केड्यूल बनाना है। आपका आंसर करती हूँ मैं। ठीक है, अपना 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 स्केड्यूल बनाए, उसमें बनाना कैसे आगे ये भी आ जाएगा। रिवाइज डेली रफी पॉइंट, जिसने रफी पहले खत्म कर लिया वो डेली रफी के 30 पेजेस, एटलीस्ट 30 पेजेस स्केड्यूल में ऐड करे। अगर जो न्यू एडिशन में पेजेस है मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन 20 to 30 पेजेस आप डेली रिवाइज करेंगे। बिफोर एग्जाम आपकी रफी की रिवीजन कितनी होनी चाहिए, 4 to 5 रिवीजन होनी चाहिए। अब 30 डेज 30 पेजेस पर डे के हिसाब से कर रहे हैं, लेट्स सपोज 15 दिन में आपकी रफी खत्म होती है, 20 दिन में आपकी रफी खत्म होती है। थ्योरी कंप्लीट करने का मैं कुछ नहीं बता सकती, वैसे इस पे लास्ट पे कमेंट करते हैं। आंसर क्वेश्चन आप लोगों के एंड पे होंगी, इस तरह ये दरम्यान में इंटरप्शन होती रहेगी, ये चीजें नहीं होंगी। बताती हूँ सारी चीजें। अब ये देखिए, रिवीजन इज की टू मेमोराइज है और कुछ भी नहीं है। रिवीजन आपने डेली रफी पॉइंट्स की रिवीजन करनी है 30 पेजेस, चाहे जिसने पहली बार करना है या चाहे जिसने पहले वो कर चुके हैं, वो 30 पेजेस डेली करे और कोशिश करे कि 4 to 5 रिवीजन, 4 to 5 नहीं तो 2 to 3 रिवीजन। और ये रफी आप लोगों ने एंड तक लेके चलनी है, मतलब आप बाकी MCQ बुक करते हैं नहीं करते, करनी है वो भी, लेकिन ये नहीं है कि आप जो चीजें स्किप कर जाएं, वो रफी नहीं स्किप करनी है आपने। रफी के डेली पेजेस आप डिवाइड कर लें, डेली आप एक स्केड्यूल बनाएं कि रफी के इतने पेजेस मैंने करने हैं, इतने डेज में मेरी कंप्लीट होगी, फर्स्ट रिवीजन होगी, उसके बाद सेकंड रिवीजन होगी, उसके बाद थर्ड रिवीजन। ठीक है, 4 to 5 का टारगेट आप रखेंगे कि 4 to 5 टाइम्स मैंने रफी रिवाइज करनी है, तब आप 3 के टारगेट पे पहुंच पाते हैं। और लेट्स सपोज आपने इस मंथ में 30 पेजेस करके 2 बार रिवाइज कर लिया, फिर इसको थर्ड बार रिवाइज करने का ये है कि जब एग्जाम से 2-3 दिन पहले हमें कुछ भी पढ़ नहीं पा रहे होते, और उसपे आप लोगों ने MCQs अगर आप लोगों के पहले कवर हो चुके हैं तो MCQ छोड़ के MCQs के बजाय आप रफी के पॉइंट्स पढ़ना शुरू कर दें। उसमें जो थ्योरी वाले टॉपिक्स होते हैं मोस्टली वो हमें आते होते हैं, इतनी बार पढ़ के उनका कंसेप्ट भी होता है, उसके नीचे जो MCQs होते हैं। और मैंने बताया भी हुआ कि हाउ टू रीड रफी, जैसे हम रफी के पॉइंट्स करते हैं ना, उसमें बहुत सारे ऐसे MCQs होते हैं जो सेम होते हैं, यानी कि थोड़ी थोड़ी स्टेटमेंट चेंज के साथ सेम होता है। लेट्स सपोज कौन सी एग्जांपल दो, मेरे माइंड में नहीं आ रही। स्टेफिलोकोकस सॉरी माइक्रोबायोलॉजी की एग्जांपल देख लेते हैं कि स्टेफ ऑरियस का क्वेश्चन है, स्टेफ ऑरियस कौन कौन से इन्फेक्शन करता है या कैसे करता है, उसका एक टिपिकल सिनेरियो है। या टीबी क्या है, टीबी से रिलेटेड जितने हैं, या ऑक्यूपेशनल जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं उनका क्वेश्चन है। वो सिलिकोसिस से रिलेटेड कोई 5 to 7 MCQs हैं। तो आप उसको एक जब फर्स्ट टाइम आप रिवीजन आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं या उसको रिवाइज कर रहे हैं आप फर्स्ट टाइम, तो एक लेड पेंसिल या बॉल पॉइंट से आप मार्क करते जाएं कि ये सारे पॉइंट सेम है, और जो उसमें से डिफरेंट होगा उसको आपने क्या करना है, उसको आपने हाईलाइट कर लेना है कि ये पॉइंट डिफरेंट है। लेट्स सपोज इतने सारे मेरा एरो को फॉलो करें कि यूं करके होता है कि रफी के यूं पॉइंट्स है ना, रफी के पॉइंट्स यूं डॉट्स लगे हुए होते हैं और ऐसे होते हैं स्टार, यहाँ स्टार या कुछ भी जो भी बना हुआ होता है ना, तो यूं करके होते हैं ये पॉइंट लेट्स सपोज सारे सिलिकोसिस के हैं। आप यहाँ एक मार्क कर लें, उसके बाद यहाँ मार्क कर लें, और यहाँ पे सिलिकोसिस को हाईलाइट कर लें। इस यहाँ पे सिलिकोसिस को जब आप हाईलाइट कर लेंगे, आप यहाँ पे सिनेरियो में से वो चीजें हाईलाइट करते जाएंगे जो सिलिकोसिस के साथ हैं, कि ऑक्यूपेशनल डिजीज के साथ सिलिकोसिस के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है उसके ये फीचर्स हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ब्रिलियोसिस का क्वेश्चन आ जाता है, या कोई और क्वेश्चन आ जाता है, एस्थमा का क्वेश्चन आ जाता है, देन आप उसको हाईलाइट कर देंगे या इंसर्कल कर लें। इससे फायदा ये होना है, जब आप एंड वाले डेज में रिवीजन करेंगे या आप इसकी फर्स्ट टाइम रिवीजन करने के बाद सेकंड रिवीजन में जाएंगे, तो आप इसका सिलिकोसिस का पहला सिनेरियो अच्छे से पढ़ेंगे, बाद वाले में देखेंगे कि इसके टिपिकल पॉइंट्स ये वाले हैं इसके साथ, और इसका आंसर ये बनता है, और देन आप ये दो पॉइंट्स आपके टाइम बचेगा, और आप डायरेक्ट जो पॉइंट आपने इंसर्कल किया होगा कि ये डिफरेंट है, आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह रिवीजन को अपनी शॉर्ट स्ट्रेटजी बनाएं कि इस तरह रिवीजन रिवाइज आपने करना है। इस तरह रफी को मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा आप लोगों को रिवाइज करने के लिए। इसकी मैं भी यही बता रही हूँ कि कितनी बार रिवाइज करना है, और एटलीस्ट कितने पेजेस आप स्केड्यूल में रखेंगे तो इजी रहेंगे। 30 पेजेस आप रख लें। उसके बाद है डेली आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। जो भी आपकी एमसीक्यूज बुक है, एमसीक्यू बुक आपने SK18 स्टार्ट किया, SK17 वॉल्यूम 2 स्टार्ट किया, अपनी स्पेशलिटी की बुक स्टार्ट की है, वो आप पेजेस के लिहाज से भी डिवाइड कर सकते हैं, या मैंने मिनिमम रफ आइडिया दिया है कि 40 to 50 पेजेस आप कर लें। इसको अगर आप 30 पेजेस पे ले जाएं तब भी ठीक है। और इसमें मैं बता देती हूँ कि अगर आपने स्पेशलिटी की बुक आपने साथ में रखनी है, आपको है कि आप डेली रफी के साथ आप दो बुक्स एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो फिर तो आप दो बुक रखेंगे। SK18 भी साथ रख लें, और उसके साथ अपनी स्पेशलिटी की बुक, लेट्स सपोज आपका मेडिसिन का एग्जाम है, आप एसके मेडिसिन के भी कुछ पेजेस डेली कर लें, और डेली SK18 के भी कुछ पेजेस कर लें। इस तरह भी कर सकते हैं। नहीं तो फिर ये कर सकते हैं कि आप SK मेडिसिन के पेजेस पहले डिवाइड करके उसको पहले डेज में खत्म कर लें, उसके बाद फिर SK18 और SK17 वॉल्यूम 2 के डिवाइड कर लें। अब इनके टोटल पेजेस और नंबर ऑफ डेज के हिसाब से होगा। बिफोर एग्जाम आपको ये होना चाहिए कि आप कर रहे हैं एमसीक्यू बुक के 40 to 50 पेजेस कर रहे हैं ना। एग्जाम से पहले लास्ट डेज में, यानी कि लास्ट 3 डेज में तो आप लोग को रफी करनी चाहिए। उससे पहले जो डेज हैं आप लोग उस 2-3 दिन में, मतलब 2 दिन में आपको SK18 खत्म करनी आनी चाहिए, अगर इतनी बार आप पहले अच्छे से पढ़ चुके होंगे। और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप लोगों ने ये नहीं करना कि रट्टा मारना है, या फिर वो आंसर याद नहीं करना जो बिल्कुल ठीक है। वो सारे बच्चे यही करते हैं, कि सारे कैंडिडेट्स यही करते हैं कि एमसीक्यूज पढ़ा, लेट्स सपोज ये एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है ना, उसके बाद ये A B और ये C और ये D और ये E है ना, तो इसमें से लेट्स सपोज ये वाला आंसर ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट पढ़ी कंप्लीट थ्योरी, इसके हिसाब से मेकर स्केड्यूल ये ठीक है, चलो मेरा कंसेप्ट ठीक है। अब क्वेश्चन में ये तो एक दफा देखो ना कि ये वाला ऑप्शन क्यों इससे कोरिलेट नहीं कर रहा है, ये वाला जो ऑप्शन था ये इसके साथ क्यों कोरिलेट नहीं कर रहा था, कि ये क्यों नहीं चूज हुआ, और ये क्यों नहीं चूज किया हमने, ये क्यों नहीं चूज किया। जब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आप अपना माइंड यूज करेंगे कि इस स्टेटमेंट के साथ बाकी जो स्टेटमेंट है वो मिसमैच किस तरह है या वो ठीक नहीं है, तो आपको ये होगा कि आप फर्स्ट रिवीजन में थोड़ा सा इसको टाइम लगता है कि आप सारे ऑप्शन देख लेते हैं, लेकिन जब आप सेकंड रिवीजन करते हैं तो सेकंड रिवीजन बहुत इजी हो जाती है। दूसरी ये बात कि जो एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, आप बाल पॉइंट लेड पेंसिल कोई ना कोई चीज साथ में पकड़ लें। आपने पहले एमसीक्यूज पढ़ा है और वो पूरी स्टेटमेंट उसकी पढ़ी है, सेम एमसीक्यूज है, आगे रिपीट हुआ है, आप उसको जब आगे दोबारा देखते हैं तो आप उसको मार्क कर दें, मार्क कर दें, या उसको रिपीट पे R लिख दें, या लेड पेंसिल है तो रेड पेंसिल से क्रॉस का निशान लगा दें, या जो भी मार्क आप लगाना चाहते हैं कि क्वेश्चन रिपीट है। उससे ये होगा कि जब आप एंड वाले डेज में रिवीजन कर रहे होते हैं एमसीक्यूज बुक की, या जैसे पीछे मैंने रफी का बताया कि टाइम कैसे बचाना है, तो आपका टाइम बच जाता है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, उसकी स्टेटमेंट एमसीक्यूज पूरा पढ़ के आप 3-4 मिनट आप लगा के उसके बाद आपको पता चले कि ये लो ये तो मैंने पीछे पढ़ा था और ये कंसेप्ट मुझे ठीक था। तो इससे ज्यादा बेहतर है आप पहली दफा जब एमसीक्यू की बुक सॉल्व कर रहे हैं, जो भी सॉल्व कर रहे हैं उसमें से जो रिपीटेड वाले हैं उनको मार्क करते जाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम में आपका, नेक्स्ट जब आपने रिवीजन करनी है आपका टाइम बच जाए। क्योंकि यही टाइम होता है, यहाँ से हम जब 3-3 4-4 मिनट सेव करने लगते हैं तो बहुत टाइम निकल आता है बाकी एमसीक्यूज के लिए जो न्यू एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, डेली सॉल्व एमसीक्यूज फ्रॉम योर एमसीक्यू बुक एटलीस्ट 40 to 50 पेजेस बिफोर एग्जाम, मेक अ टारगेट टू रिवाइज। अपना टारगेट सेट करें कि आपने बुक्स को रिवाइज कितनी बार करना है। ये टारगेट हर बंदा अपना सेट करे कि मैंने क्या पढ़ा है और मैंने अब कितना पढ़ना है इसको। जैसे मैंने मिनिमम इसमें बताया कि आप 4 to 5 रफी की रिवीजन बनती ही बनती है। एक दफा जिसने पहले कर ली है वो एक रिवीजन होगी, अब दूसरी दफा अब हो जाएगी, तीसरी दफा इसी मंथ के ड्यूरेशन में हो जाएगी, फोर्थ दफा वो तब करेगा कि वो लास्ट 3 डेज में उसको कर सकता है। अगर वो इस मंथ में 2 बार रिवीजन करके एंड वाले डेज में करता है तो फिफ्थ रिवीजन भी पूरी कर सकता है। ठीक है, रफी को टाइम बचाने का मैंने रफी से बता दिया, एमसीक्यूज का मैंने बता दिया, आप लोगों ने आप लोगों को बता दिया कि ऐसे स्केड्यूल आपने बनाना है। लास्ट टाइम तो मैंने जब प्रेपरेशन हो रही थी तो 45 डेज का एक स्केड्यूल बना के शेयर किया था, लेकिन वो थोड़ा सा ना
तो वो स्केजुअल अच्छा था, लेकिन वो उन लोगों के लिए था जो डेली 8 to 9 आवर अपने स्टडी को देते हैं। उसमें रफी के डेली पेजेस डिवाइड थे कि लेट्स सपोज रफी के ज्यादा पेजेस नहीं थे, 20 आई थिंक 15 पेजेस डेली रफी के थे। और इसी तरह 15 to 20 पेजेस आई थिंक सो एस के 17, मतलब जो उस टाइम पे एस के मिनी थी उसके थे, और एस के 17 वॉल्यूम 2 के थे। और अपनी एस के ऑफ स्पेशलिटी के, जैसे मैं बता रही हूँ कि आपके मेडिसिन का एग्जाम है, तो एस के मेडिसिन के आपके 20 to 30 पेजेस या 15 पेजेस डेली, ये इन चीजों का टारगेट होता था कि रफी के इतने पेजेस करने हैं, एस के मेडिसिन मेडिसिन जो मेडिसिन वाले हैं वो इतने करेंगे, अपनी स्पेशलिटी के पेजेस इतने करेंगे। और जो एमसीक्यू बुक है एस के 18 है अब नहीं, तो ये करेंगे। जब एस के 18 खत्म हो जाएगी उसके बाद एस के 17 वॉल्यूम 2 कर लेंगे। एक और बात जो मैं स्पेशलिटी की बुक में आप लोग को कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं आइडिया कि ज्यादा जो एसके है स्पेशलिटी वाली उनके नए एडिशन आए हैं। आई थिंक सो वो 2022 तक के हैं पेपर उनमें। तो आपने उनकी थ्योरी भी कवर करनी है, और उनके जो एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस आपने स्टार्ट करनी है वो शुरू से नहीं बल्कि एंड वाले पेजेस, लास्ट पेज से स्टार्ट करनी है। लास्ट पेज से स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आप लेटेस्ट पेपर पहले करेंगे और बाकी बाद में करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को स्केड्यूल का समझ आ गया, और ये समझ आ गया क्वेश्चन जो है मैं वो एंड पे बता देती हूँ, उनके आंसर कर दूंगी डिटेल में। इसलिए आप लोग अभी इसी पे हम फोकस करते हैं। उसके बाद ये मैं आप लोग को एमसीक्यू बता देती हूँ कि मेडिसिन में जिन्होंने पेपर देने हैं उनके लिए एस के मेडिसिन एंड एलाइड है, एस के 17 वॉल्यूम 2 और एस के 18। कीप इन माइंड कि एस के 17 वॉल्यूम 2 और एस के 18 से सिर्फ मेडिसिन एंड एलाइड के पेपर नहीं करने आपने, बल्कि पूरी पूरी बुक करनी है, मतलब सारी स्पेशलिटी के पेपर जो जो उसने दिए हुए हैं एस के में वो आपने करने हैं सारे। सारे इसलिए करते हैं कि आपके बहुत सारी जो जनरल का पेपर है वो भी क्लियर हो जाता है, उसकी बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाती है। और एस के मेडिसिन, अगर एस के मेडिसिन में 2022 तक के पेपर हैं तो आप खुद अपनी एफर्ट से, अब तो बहुत इजी हो गया कि बुक्स बाय करने की जरूरत ही नहीं है, आप पीडीएफ से देख लें। आप एस के 17 मिनी के पीडीएफ से देखें कि उसमें 2023 के पेपर हैं, एस के 16 से देखें कि उसमें 2023 में कौन से टाइम के पेपर हैं। तो आप जो पेपर मिसिंग है 2022 के बाद, अगर उस एडिशन में, बल्कि मेडिसिन वालों के लिए नहीं बाकी सभी के लिए भी यही है, अगर उसमें लेटेस्ट पेपर 2022 तक के पेपर हैं, उसके बाकी पेपर 2023 के और 2024 के मिसिंग है, तो वो आप एस के 18 और एस के 17 वॉल्यूम 2 से जितने कवर होते हैं उससे पीछे आप लोग देखेंगे कि एस के जो है 2023 के कौन से अटेम्प्ट के पेपर नहीं है, वो आप पीडीएफ खोल लें जिस भी बुक में आपको नजर आते हैं कि एस के 17 मिनी में नजर आते हैं, तो वहां से वो करने हैं आपने सबने हर स्पेशलिटी के पेपर। क्योंकि एक साल के मिसिंग गैप से आप पीछे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें दरम्यान में बहुत सारे नए क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जो आप फेब के एग्जाम में, फेब 2024 में जो पेपर हुआ है, और उसमें और मई में जो एग्जाम हुआ है, बहुत सारे नए एमसीक्यूज आए हैं, नया पूल ऐड हुआ है, बहुत सारे नए कंसेप्ट आ जाते हैं, नई चीजें ऐड हो जाती हैं। बाज दफा ऐसा होता है पेपर में सिर्फ कंसेप्चुअल पेपर होता है, बाज दफा एक दो रट्टा की चीजें पूछी हुई होती हैं जो सिर्फ हम पढ़ के याद कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा है कि अपनी अपनी स्पेशलिटी के पेपर 2022 के बाद जो मिसिंग है वो करने हैं। एस के 17 वॉल्यूम 2, एस के 18 पूरी पूरी करनी है सबने। सर्जरी वाले एस के सर्जरी करेंगे, एस के 17 वॉल्यूम 2 और एस के 18 पूरी करेंगे। एनेस्थीसिया वाले एस के एनेस्थीसिया, एस के 17 वॉल्यूम 2 और एस के 18, ये सब नहीं करने हैं। मैंने इसलिए यहाँ लिख के भी ऐड कर दिया है कि आप लोग मिस ना करें कि एस के 17 वॉल्यूम 2 और एस के 18 ये पूरी पूरी बुक हर स्पेशलिटी वाले ने करनी है, चाहे वो साइकेट्री में है, ऑप्थेल्मोलॉजी में है, पैथोलॉजी में है, ईएनटी में है, उन्होंने पेपर करना है एस के 17 वॉल्यूम 2 और एस के 18 के सारे पेपर। अब मेडिसिन में तो ऑलमोस्ट जनरल प्रिपरेशन होती है, सारी चीजें इसमें आप लोग इम्पोर्टेंट होती है करनी होती है। सर्जरी वालों के लिए एनाटमी होती है, अब जिसने एनाटमी नहीं पढ़ी उनके लिए ट्रिक बता देती हूँ कि ये अब एनाटमी नहीं पढ़ी, अब तो टाइम भी नहीं है पढ़ने का, तो इससे बेहतर ये है कि रफी से जितने अच्छे से आप कर सकते हैं वो कर लें। थ्योरी बुक की तरफ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप एस के सर्जरी करते हैं, एस के 17 वॉल्यूम टू एस के 18, आपको जो एनाटमी का एमसीक्यू मिलता है उसको उसी मेथड से करें जैसे मैं बता रही थी कि जो एमसीक्यू से कोरिलेट कर रहा है वो तो कोरिलेट कर रहा है। लेट्स सपोज एक आर्टरी की ब्रांच उसने पूछी हुई है, नर्व का उसने पाथवे पूछा हुआ है, ये मीडियल टू दिस जा रही है एंड लेटरल टू दिस है। लेट्स सपोज थायराइड में से उसने पूछा है पीरियड थायराइड आर्टरी का रिलेशन किस नर्व के साथ है, एंड पीरियड थायराइड आर्टरी का रिलेशन किस नर्व के साथ है, उसने ये क्वेश्चन पूछा है, एक एमसीक्यू है। नर्व के आपने अब देखा है ना कि उसके किस नर्व के साथ रिलेशन है, आप उसी के साथ ये भी माइंड में रिवाइज करें, बल्कि उसी टाइम में ये भी माइंड में देखें
कि जब इस नर्व की इंजरी होगी ड्यूरिंग सर्जरी तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, कौन सा लीजन आएगा, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होगी या क्या इफेक्ट आएगा। तो ये आप इस तरह आप लोगों ने एनाटॉमी आप इस तरह कवर कर सकते हैं कि जो आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उसको समझ के बहुत अच्छे से करना है। उस एमसीक्यूज के लिए चाहे आप बुक से वो टॉपिक देख लें या जहां से भी देख लें, क्योंकि जो सीपीएसपी है ना वो रिपीट तो करती है लेकिन उसके बहन भाई रिपीट करती है। एक बार उसने क्वेश्चन पूछा है ना कि स्पीरियर थायराइड आर्टरी के हम लाइगेट कर रहे हैं तो कौन सी नर्व थी इसके साथ इसका लिगेन हुआ तो कौन सी इंजरी होगी। नेक्स्ट टाइम वो ये क्वेश्चन करेगी कि इंफीरियर थायराइड आर्टरी के साथ कौन सी नर्व है उसका लिगेन कैसे है। या वो ये करेगी थायराइड से इंक्लूड कर रही है तो वो ये कहेगी कि थायराइड की ब्लड सप्लाई में जो स्पीरियर थायराइड है ना तो वो कौन सी आर्टरी से ब्रांच आ रही है, स्पीरियर थायराइड आर्टरी सॉरी स्पीरियर थायराइड आर्टरी किस आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन सीपीएस भी साथ साथ वाले पूछती है, सेम नहीं पूछती कभी भी। हम शुरू से स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं ना एग्जाम में देते हुए, जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया उन्हें तो ज्यादा अच्छे से याद होगा, पता होगा कि शुरू से ऐसा लग रहा होता है लो ये तो मैंने पूरी स्टेटमेंट पढ़ी है। आगे देखते हैं एमसीक्यू, आगे उसने पूछा ही कुछ और होता है, नीचे ऑप्शंस भी कुछ और ही होते हैं। एनेस्थीसिया वाले एस के एनेस्थीसिया करेंगे, गायनी और वाले एस के पिंक करेंगे। एनेस्थीसिया वालों के लिए थोड़े से फॉर्मा ज्यादा अच्छे से करनी है इन लोगों ने। ठीक है। हाँ बाकी स्पाइनल कॉर्ड की आप लोगों को ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। एनाटमी जो है गायनी ऑब्स वालों के लिए एस के पिंक है, इन लोगों ने गायनी ऑब्स के लिए 10 टीचर्स नहीं करनी बल्कि एस के पिंक की थ्योरी बहुत अच्छे से करनी है, साथ में इसी के प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने भी एस के वॉल्यूम 2 और एस के 18 करना है। गायनी ऑब्स के पेपर वालों के लिए इन्हें रिप्रोडक्शन एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अच्छे से आना चाहिए और एब्डोमेन पेल्विस पेरिनियम की एनाटमी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। रेडियोलॉजी गैस की रेडियोलॉजी इसमें भी एनाटमी इंपॉर्टेंट होती है लेकिन वही ट्रिक यूज कर सकते हैं जो हमने सर्जरी के लिए बताया है। एक मिनट सॉरी ये शोर आ रहा है, आप लोगों को शोर आ रहा है या नहीं? मुझे तो। उसके बाद है रेडियोलॉजी हमारी होगी। ओके ठीक है हम कंटिन्यू करते हैं। रेडियोलॉजी एस के रेडियोलॉजी के वालों के लिए मैंने बता दी है, एनाटमी है। और उसके बाद साइकेट्री, साइकेट्री के एमसीक्यूज बुक है शान मसूद, और एस के वॉल्यूम 2 और एस के 18 इन लोगों ने भी करना है। उसके बाद है ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए रामे पास पेपर है, एस के 17 वॉल्यूम 2 एस के 18 ये भी सारा करेंगे। ईएनटी वालों के लिए निगार नोट्स है, पैथोलॉजी वालों के लिए एस के पैथोलॉजी है। और एक स्पेशल ऑफर पैथोलॉजी वालों के लिए, अगर कोई भी आप लोग को बात समझ नहीं आती तो मैंने खुद पैथोलॉजी में एग्जाम दिया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अब ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है सुबह से। तो आप लोग मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं, व्हेन आई विल फ्री आई विल आंसर यू। आप ग्रुप्स में भी पूछ सकते हैं मुझे टैग करके या फिर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं पैथोलॉजी की गाइडलाइन के हवाले से आप लोगों को गाइड कर दूंगी। बाकी सबके लिए भी यही ऑफर है, वो भी पूछ सकते हैं लेकिन स्पेशली पैथोलॉजी के लिए मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि मैंने खुद इसमें पेपर दिया हुआ है। बाकी सब भी पूछ सकते हैं जो भी किसी का क्वेश्चन हो। और अब बात आती है कि आपने एमसीक्यू बुक स्टार्ट करनी है उससे पहले काइंडली काइंडली बाय मेहरबानी एरिटा खोल लिया करें। अब तो सारे एरिटा एक ही पीडीएफ में भी दिए हुए होते हैं या फिर ऑलमोस्ट उसमें शेयर होते रहते हैं। नहीं भी हैं तो आप लोगों में से कोई भी मुझे रिमाइंड करवा दे, मैं आप शेयर कर दूंगी ग्रुप्स में, मेरे पास होगा आई थिंक पीडीएफ। तो उससे आप लोग ने रीटा से करेक्शन करके उसके बाद एमसीक्यूज बुक पढ़ना शुरू करनी है। और जो एमसीक्यूज में आप पेपर सॉल्व करते हैं ना, कुछ कोई एक आधा एमसीक्यूज होता है हर पेपर में, 2-3 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिसके आंसर ही बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और उस पर बहुत ज्यादा दिमाग या बहस लगा लेते हैं उसकी बजाय, क्योंकि ये रिकॉल्स होते हैं। बार दफा ऐसा होता है कोई कैलकुलेशन है उसमें आंसर सही नहीं मिल रहा होता, समझ ही नहीं आ रही होती कि फार्मूला कौन सा लगना है, वो रिकॉल्स होते हैं। रिकॉल्स में या तो पूरी स्टेटमेंट मिसिंग होती है या फिर कैलकुलेशन की मैं जो बात करी, कैलकुलेशन में बहुत स्पेसिफिक से क्वेश्चन होते हैं तो कैलकुलेशन में नए क्वेश्चन कोई भी नहीं आते। तो आप लोग उसको बहुत ज्यादा उसको कि उसकी कैलकुलेशन ढूंढने की बजाय अगर आपको समझ लगती है सिंपल वे में कि उसका यही आंसर बन सकता है इस तरह, तो उसको वैसे ही याद कर लें। कुछ की कैलकुलेशन जो है ना वो दी हुई है रफी के शुरू में, और कोई रीनल में से है एक एमसीक्यू 2-3 दफा मेरी नजर से गुजरा है, उसकी कैलकुलेशन कहीं भी नहीं है। तो उस तरह के बेस अड़ के नहीं खड़े हो जाना होता आपने। या फिर जैसे लेट्स सपोज होता है कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में मेजर आपको जैसे फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 जिन लोगों ने पढ़ा है वहां पे हार्ट की ब्लड सप्लाई मेंशन है। अब वहां से उसको देखें कि यहाँ पे कौन सी आर्टरी और किसको सप्लाई करिए, बस उसी से स्टिक रहे हैं, आपने उसी को फॉलो करना है। बाकी ग्रुप्स में लड़ाई चलती रहती है क्योंकि वो जब एम्ब्रियोलॉजी में या कुछ में ऐसा होता है जैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डिवीजन जब होती है या उसमें हमें पता है रोटेशंस होती हैं बहुत सारी, और बॉडी जब फॉर्मेशन हो रही होती है एम्ब्रियो में हम पढ़ते हैं। तो वो ये भी होता है इंटीरियर और पोस्टीरियर का, कुछ ये भी होता है कि
एनाटॉमी की बुक्स में ही डिफरेंस होता है कि ग्रेस ने उसको कुछ और लिखा हुआ होता है, स्नेल ने उसको कुछ और लिखा हुआ होता है, मतलब उसके रिलेशंस के हिसाब से थोड़ा बहुत गलत कोई भी नहीं होता, लेकिन बुक्स में ही अनक्लियर होता है। उस पर लड़ना नहीं है, वो एक आधा एमसीक्यू होता है, वो पेपर में ना भी है तब भी खैर है। अगर आप भी चाहते हैं तो आपको मेन कंसेप्ट पता है, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हाउ टू मेक अ स्केड्यूल, वही विद 3 to 4 days कंप्लीट योर थ्योरी, थ्योरी कंप्लीट कर लें जिसकी जो जो थ्योरी रहती है। डिवाइड डेज, स्टडी आवर्स एंड सिलेबस। स्टडी आवर्स के लिए मैं तो रिकमेंड करूंगी कि 9 to 10 आवर्स। जब आप 9 to 10 आवर का टारगेट रखेंगे डेली स्टडी का, तो आप 8 आवर्स तक स्टडी करेंगे, और इतने लाजमी बनते हैं लास्ट मंथ में तैयारी करने के लिए। और डेज आपने डिवाइड करने हैं, आज क्या डेट है, 21 है, 20, आज ही शाम में बैठ के रात में आप अपने डेज डेज काउंट कर लें कि पेपर तक कितने डेज बनते हैं, और लास्ट वाले 3 डेज निकाल के उससे पहले अपना स्केड्यूल सेट कर लें। लास्ट वाले 3 डेज में अपने कोई स्केड्यूल बेशक ना रखें, उसमें सिंपली ये रख लें कि अपने लास्ट वाले 2 डेज या 3 डेज में एक दिन जो आउट ऑफ सिटी होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, तो एक दिन ट्रैवलिंग के लिए निकाल लें, और 2 दिन बच जाते हैं पीछे रफी के लिए, तो उसमें रफी रिवाइज कर लें। और एंड डेज में कैसे तैयारी करनी है, वैसे वो मेरी वीडियो अलग से बनी हुई है, चलें इसके एंड पे मैं वो भी बता दूंगी। डे डिवाइड कर लें, स्टडी आवर्स डिवाइड कर लें, उसके बाद सिलेबस। सिलेबस में ये आपने क्या करना है कि रफी के टोटल, आप, मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग रफी का 13th एडिशन कर रहे हैं या 12th एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रफी के जितने भी पेजेस हैं, रफी के वो टोटल पेजेस काउंट कर लें, लेट्स सपोज जितने भी पेजेस हैं, पेजेस और डेज। डेज आपने डेज में से सारे डेज एक रिवीजन को नहीं दे देने ना, इसलिए तो मैंने कहा है पेजेस में आप देखें कि आप की चीजें कितनी हैं। आप पेजेस में 15 डेज इसको दे लें फर्स्ट रिवीजन को, ठीक है। सेकंड रिवीजन फ्रेंड वाले 15 डेज दे लें, ये मैं रफी की बात कर रही हूँ, ऊपर रफी लिख देती हूँ। और के बाद में ऐसे क्यों हो जाता है, और ठीक है। और दूसरी बात साथ में अब आ जाते हैं एसके पे। इसी तरह एसके के पेजेस देख लें, शुरू में पेज दिए बताएंगे इतने पेजेस आएंगे, ठीक है। पेजेस से आप अब देख लें कि आप जो एसके मेडिसिन लेट्स सपोज कर रहे हैं उसके 500 पेजेस हैं, तो आपने लास्ट से उसकी तैयारी शुरू करनी है, उसको आप दे लें। आप उसको दे लें 12 डेज दे लें, 13 डेज दे लें, ठीक है, फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट के साथ। और उसके साथ इसके साथ अगर आप 13 डेज दे रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कि आप इसके साथ SK 18 या SK 17 वॉल्यूम 2 के कुछ पेजेस कर सके। अगर इस तरह मतलब आपको इरिटेशन हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा कि 2 MCQ बुक कैसे एक दिन में कवर होंगी, तो बस ठीक है, फिर एसके जो अपनी स्पेशलिटी की एसके उसकी पेजेस 40 to 50 पेजेस डेली रखें। 40 to 50 पेजेस पे बहुत टाइम लगता है, कहने की बात है 40 to 50 पेजेस एक दिन में करना, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए हौसले से आप लोगों ने करना है, और हिम्मत मारेंगे तो काम निकलता है कि आप 40 to 50 पेजेस डेली कवर कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा आप लूज होते हैं, आप अपना हौसला छोड़ते हैं, स्टडी बुक को छोड़ते हैं, तो आपके कभी भी 40 to 50 पेजेस कवर नहीं होते, बल्कि बर्डन अप हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप एस के मेडिसिन या एस के स्पेशलिटी खत्म कर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट आप इसके बाद वाले डेज में आप SK 18 और SK 17 वॉल्यूम 2 बेशक दोनों साथ में रख के कर लें, या फिर पहले SK 18 4-5 दिन लगा के खत्म कर लें, उसके बाद SK 17 वॉल्यूम 2 कर लें, ठीक है। फॉलो योर स्केड्यूल कंसिस्टेंटली। मैं ये नहीं कहती कि जिसने बहुत ज्यादा एक दफा में बहुत अच्छा पढ़ लिया उसका पेपर पास होगा। जो स्टडी में कंसिस्टेंट रहता है वही पेपर पास करता है। जो रिवीजन करता है, ये आप, और एक और बात, जो ये नहीं करता कि ग्रुप ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप्स में नए MCQs बहुत सारी नई नई चीजें शेयर होती रहती हैं हर दफा, हर PDF खोल तो उसने देखा कि इसमें क्या नए MCQs है, नए पॉइंट्स है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, उसकी बजाय आपको जो बुक बता दी है कि आप अपनी SKF स्पेशलिटी करें, आप अपने लेटेस्ट पेपर SK 18 SK 17 वॉल्यूम 2 अगर दरम्यान में फिर भी मिसिंग है तो आप PDF से देख लें, SK 17 मिली SK 18 के PDF से देख के वो MCQs की प्रैक्टिस करें, और उसी के साथ कंसिस्टेंट रहना है आपने। अब आपने एक रिवीजन कर लिया, उसके बाद रिलैक्स नहीं होना, सेकंड रिवीजन का फौरन फौरन आप काम शुरू कर दें, थर्ड रिवीजन का काम शुरू कर दें। इसमें क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, आपकी स्टडी ऑफ क्वालिटी मैटर करती है कि आपने क्वालिटी कितनी अच्छी क्वालिटी से आपने स्टडी की है, ठीक है। बाकी सारा कुछ अल्लाह के हाथ में होता है, लेकिन हिम्मत तो हमने करनी है ना। जब तक हम खुद हाथ नहीं हिलाते, पाँव नहीं हिलाते, अपनी मेहनत नहीं करते, अपना एफर्ट नहीं लगाते, खुद को तंगी नहीं देते, तो तब तक कभी भी कामयाबी नहीं होती, ठीक है। ये नहीं मैं कहूंगी कि रात को आपने चलो भी सुकून से मूवी देख लिया, सो लिया, और सुबह उठ के आपने MCQs की प्रैक्टिस स्टार्ट किया, साथ में रफी, कभी भी नहीं होगा।
आप रात में कर स्टार्ट करते हैं रफी का टारगेट, और सुबह तक उठ के आप रफी खत्म करते हैं, और उसके बाद एमसीक्यू उसकी शाम तक का प्रैक्टिस करते हैं, तब आपका पेपर पास होगा। और जिन लोगों को कम स्टडी आवर्स मिलते हैं वो लोग कोशिश करें कि अपना प्रोडक्टिविटी लेवल ज्यादा करें, कि लेट्स सपोज आपने 4 आवर आपको स्टडी टाइम के मिल रहे हैं, आपने 4 आवर में दुनिया जहान को भूल के सिर्फ अपनी बुक पे फोकस करें। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप लोग मतलब कोई अलग बात नहीं करी, इसी तरह पेपर पास होता है। मेरा पेपर इसी तरह पास हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप लोग भी पेपर पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, और हाँ, एक फीलिंग जो आती है जब ये एंड वाला मंथ शुरू होता है ना, एक फीलिंग आती है, बहुत नेचुरल है, कि मैंने अभी तो बहुत सारी थ्योरी करनी थी, मेरी तो थ्योरी एक ही बार मैंने पढ़ी है ना, तो अभी तो और ज्यादा पढ़ी होती तो बहुत अच्छे से प्रेपरेशन होती। अब पेपर पता नहीं कैसे आएगा, होगा या नहीं, मुझसे नहीं होगा, ये नेचुरल है। इसमें परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। इसमें परेशान इसलिए नहीं होना क्योंकि ये हमें लगता है जब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो लग रहा होता है कि ये टॉपिक अभी तो बाकी सारे कंसेप्ट हमें नहीं आते। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आपने अगर बुक खोलने की जरूरत पड़ती है तो आपने बुक खोल लेनी है। मैं बोली जा रही हूँ, पता नहीं आप लोग को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर इस तरह बोर हो रहे हो तो तब भी बता दें, मैं लिख के बताना शुरू कर दूंगी। मैं बात कर रही थी कि आप लोग कहाँ पे थे हम लोग, स्केड्यूल पे थे। उसके बाद कि आप लोगों ने स्टडी मेहनत से करनी है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे, इसको रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपका कवर नहीं होगा। हम थ्योरी भी की बात कर रहे थे कि थ्योरी पे लगता है कि हम थ्योरी में डेफिशिएंट है। थ्योरी में हमें लग रहा होता है कि थ्योरी में हम लोग डेफिशिएंट हैं, ये नेचुरल फील होता है। इसमें आप लोगों ने ये नहीं करना कि दोबारा थ्योरी बुक खोल के उसको पढ़ने बैठ जाना, मेरे कंसेप्ट वीक है भी मैं कर लूं तैयारी। तो नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने कंसिस्टेंटली अपना जो स्केड्यूल है लास्ट मंथ में बना लिया है, उसके साथ आपने स्टिक रहना है, कंसिस्टेंट उसी के साथ रहना है। जो आपको नहीं समझ लग रही है आपको, आपने इस टाइम पे आपने जाना होता है बैक मेथड की तरफ, कि एमसीक्यू से थ्योरी की तरफ जाना होता है। आपने एमसीक्यू पढ़ा है, आपको जरा समझ नहीं लगी कि एमसीक्यू क्या है कैसा है, मुझे समझ ही नहीं आ रही, और सारा टॉपिक भी मुझे अब मतलब जो उसके जो मेन पॉइंट है या कंसेप्ट है, आपने जिस भी बुक से पढ़ा है वो बुक साथ खोल लें। आप एक नजर में बुक खोल के देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मेरी फर्स्ट एडुकेशन स्टेप 1 से मैंने पढ़ी थी अपनी थ्योरी। तो मैं जब भी एमसीक्यू पढ़ रही होती थी, रफी पढ़ रही होती थी, मेरी वो बुक ही सॉरी, मैं एमबीबीएस के लिए हूँ, डेंटल के लिए नहीं है। आप लोग, मुझे नहीं आइडिया उनकी बुक्स क्या है क्या उनका पेपर तो साथ ही होता है आई थिंक सो, और बाकी चीजों का मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मैं बात कर रही थी कि फर्स्ट ईयर यूएसएमएल स्टेप 1 मेरी थ्योरी बुक थी, और मैं जब भी रफी पढ़ती थी, रफी से लेफ्ट को जैसे मैं कार्डियक साइकिल कर रही हूँ, तो मेरा सीवीएस साथ खुला हुआ था होता था। कि उससे क्या होता है, डायग्राम देख लेते हैं, या हमने कोई छोटे मोटे नोट्स बनाए हुए होते हैं। कि मुझे मैंने रफी पे नोट्स नहीं बनाए थे। बहुत सारे लोगों को मैंने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया था कि अगर आप लोग डफी पे नोट्स बना सकते हैं अपने थ्योरी बुक के, तो बना लें, नहीं तो मुझसे नोट्स नहीं बनते होते थे। तो मेरी हमेशा यही आदत होती थी, थ्योरी बुक साथ में खुली हुई होती थी। जब एमसीक्यूज पढ़ रहे हैं तो थ्योरी बुक से वो डायग्राम पूरी की पूरी एक दफा रिवाइज कर ली। जैसे मैं सीरियस की एग्जांपल ले रही हूँ, कार्डियक साइकिल की, रीनल में रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम रास सिस्टम है, उसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जहाँ पे उसने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। वो वहीं से मैं हमेशा जब भी रीनल के एमसीक्यू कोई भी आता था, रास सिस्टम से आता था और मुझे कंफ्यूजन होती थी, मैं पूरा फ्लो चार्ट खोल के देख लेती होती थी। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन बुक आपके हाथ में और थ्योरी के साथ ही खुली हुई हो तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें एक दफा जब बंदा देख रहा होता है ना उस टॉपिक के, उस एमसीक्यूज की खोज में हम टॉपिक देखते हैं तो बहुत सारे दूसरे पार्ट्स भी रिवाइज हो जाते हैं। मुझे आइडिया नहीं है रवि जे कैट के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, ये आप उनसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर अक्सा से। बिफोर एनीथिंग एल्स प्रिपरेशन इज की टू सक्सेस। कुछ भी करने से पहले आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और जब तक आप खुद को प्रिपेयर नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ नहीं बनता। When you believe in yourself, anything is possible। पहली बात है, मैं आप लोग को कुछ पढ़ने के हिसाब से एडवाइस कर देती हूँ कि पहली बात है, जब भी आप परेशान होने लगे ना, आप अपनी फैमिली को थोड़ा सा देख लें। मुझे पता है हर कोई अपनी लाइफ के बहुत सारे फेजेस से गुजर रहा होता है, और ये स्टडी वाला फेज कोई ऐसा अजीब फेज होता है ना, बंदे को लगता है सारी दुनिया अपनी जिंदगी जी रही है। और मैंने एमबीबीएस शुरू किया था और अभी तक मैं किताबों में ही हूँ, और वही किताबें हैं जो एमबीबीएस में पढ़ी हैं, कुछ नया नहीं है। लेकिन इससे बोर नहीं होना। जब आप बहुत ज्यादा थक जाएं, अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दे लें, उठ के उनसे बातचीत कर लें, और उसके बाद मोबाइल पे कम टाइम लगाएं, मोबाइल को छोड़ दें। कोई फेसबुक यूज करता है या इस तरह की चीजें हैं तो वो बंद कर दें, अकाउंट अकाउंट बंद होने से इंस्टाग्राम
कुछ भी नहीं होता उससे, आप पेपर के बाद भी वो सारी चीजें देख सकते हैं, वैसे की वैसे ही रहती हैं। आप उसके बाद नमाज का टाइम रखें कि आपने नमाज लाजमी पढ़नी है, नमाज के हिसाब से अपना स्केड्यूल सेट कर लें कि मैंने सुबह पढ़ना शुरू करना है, मैंने फजर टाइम उठ के पढ़ना शुरू करना है। जो लेट नाइट तक नहीं पढ़ते वो फजर टाइम उठ के पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं, जो लेट नाइट तक पढ़ते हैं वो फिर फजर के तक पे तो नहीं हो सकते ना। तो नमाज का टाइम सेट करें। जब बहुत ज्यादा आपको मायूसी या बहुत ज्यादा थक जाते हैं, उठ के वजू किया, दो नफल पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह अभी तक तूने ही मुझे हिम्मत दे रखी थी कि मैं यहाँ तक पढ़ा है, हमने एमबीबीएस में पास हुए हैं, आगे अब तक यहाँ पहुंचे हैं, तो अब अल्लाह ने ही आगे हिम्मत दे रखी। तो फिर इंसान में हिम्मत आ भी जाती है और पढ़ने बैठ जाता है। और ये अल्लाह ही है जिस जो कोशिश की हिम्मत देता है, हमें कुछ करने की हिम्मत देता है, और उसके बाद वही कामयाबी अता करता है। अल्लाह पे यकीन रखें, अपने पेरेंट्स, अपने गार्डियन, आपके जो भी बड़े हैं बुजुर्ग हैं उनकी दुआओं पे, उसके बाद खुद पे आपका यकीन होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं। हाँ, मैं आंसर करूंगी सबके क्वेश्चंस। एक बार मैं ये बता दूं कि जो लास्ट, बिल्कुल लास्ट वाले 4 to 5 डेज में आप लोगों ने क्या करना है, 3 to 4 डेज में, क्योंकि उसके लिए फिर अलग स्केड्यूल होगा नहीं इसमें। लास्ट डेज, लास्ट, अभी लास्ट लिखा नहीं जाना, इतना छोटा सा ही। लास्ट 3 डेज का मैं बता देती हूँ पहले, फिर उसके बाद एंड वाले डेज का कर लेते हैं। इसमें से 3 to 4 डेज कर लेते हैं। इसमें से एक दिन आप ट्रैवलिंग का माइनस कर दें, जिन्होंने ट्रैवल करना है, लेट्स सपोज वो दूर से है, किसी ने अपने सिटी मतलब जाना है, मुल्तान, लाहौर या कहीं भी ट्रैवल करना है, तो एक दिन उसके लिए निकल जाएगा। बाकी जो 2 दिन बचेंगे उसमें आप कोशिश करें कि आप रफी कर लें, या रफी तो आपने करनी ही करनी है, रफी के वही थ्योरी स्किप करके उसके एमसीक्यूज पॉइंट पढ़ते जाएं। अगर एमसीक्यूज, बल्कि एमसीक्यूज पॉइंट नहीं, बल्कि सॉरी सॉरी, एमसीक्यूज पॉइंट नहीं, बल्कि जो नंबर में उसने दिया हुआ था कि नंबर है ना 285 नंबर है, 263 है, एंड फिर जाके बहुत ज्यादा, जिस सिर्फ नंबर वाले हैं वो पढ़ते जाएं, और नीचे जो आपने कोई पॉइंट हाईलाइट किया कि ये पॉइंट अलग है, ये डिफरेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसको रीड कर लें, और नंबर वाले पॉइंट्स को आप रीड करते जाएंगे। एमसीक्यूज तो सारे सेम है, वो आपने 2-3 दफा रिवाइज कर ली है पहले। नंबर वाले को आपने रिवाइज करते जाना है, और उसके साथ जो आपने कोई चीज हाईलाइट की हुई है उसको रिवाइज करते जाना है। ये आपने एंड वाले 2 डेज में करने हैं। और एग्जाम डे में, एग्जाम डे से मतलब एग्जाम, कल एग्जाम है, लेट्स सपोज किसी के 23 अगस्त को एग्जाम है, तो 22 अगस्त को वो क्या करे? 22 अगस्त को अगर 23 की मॉर्निंग में पेपर है, तो वो उसकी, उससे पहले वो 12 आवर पहले स्टडी नहीं करेगा। और मोबाइल से तो बिल्कुल स्टडी नहीं करनी, ये गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होता है, और पेपर अच्छी खासी कंसंट्रेशन और उसके लिए विजन बहुत यूज होती है पेपर के लिए ना। तो उसमें 12 आवर पहले आपने स्टडी नहीं करनी, और उससे तो बिल्कुल नहीं करनी, मोबाइल से तो बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, 12 आवर पहले आप अपनी स्टडी छोड़ दें, रिलैक्स हो, सुकून से माइंड को सारी चीजें रिगेन करने की, मेमोरी रिकॉल करने की एबिलिटी एक टाइम दें। ठीक है, अगर 12 आवर से पहले नहीं कर सकते तो आप लेट्स सपोज 8 आवर कर लें, कि 8 आवर पहले आप स्टडी कर लें, लेकिन 12 आवर मस्ट है। और स्लीप, जो एग्जाम से पहले स्लीप है, 8 आवर की स्लीप मस्ट होनी चाहिए, उससे कम स्लीप नहीं होनी चाहिए। और मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, क्योंकि हालांकि मुझे मेरी फैमिली, मेरी अभी उन लोगों ने मना भी किया था कि ना करो आप प्रैक्टिस, अब छोड़ दो बुक्स। मैंने कहा ठीक है, मोबाइल पे एक पीडीएफ है, हम ठीक उसका मैं अभी ये करके ना बस मोबाइल रख देंगे। और मैंने उसी एग्जाम वाले डे शाम में, मतलब सुबह मेरा मॉर्निंग टाइम में एग्जाम था, तो रात असर से मगरब तक मैंने 2-3 घंटे मोबाइल पे कंटिन्यूसली एमसीक्यूज पढ़े होंगे। और सुबह मैं जब उठी हूँ एग्जाम वाले डेज में, मेरी आई स्वेल थी। क्यों? क्योंकि जब एक तो टेंशन होती है, बंदे का पूरा मेटाबॉलिज्म सारी चीजें टेंशन में, स्ट्रेस में चेंज हुआ होता है, और दूसरा उसके साथ ये होता है कि आईज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। पेपर पे जाके फोकस करना होता है, आपने माइंड और आईज दोनों साथ देंगे तो आप पेपर सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि 2 घंटे का पहले पेपर है, हाफ आवर की ब्रेक है, फिर 2 घंटे का पेपर है, और आपने कंटिन्यूअसली बैठना भी है, उसमें अपने माइंड यूज भी करना है, आप अपने नजर भी लगानी है, उसमें सोचना भी है, तो इसलिए स्क्रीन पे देखना होता है कंटिन्यूअसली।
आपने मोबाइल से बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करनी एग्जाम डे से पहले, एग्जाम टाइम से पहले। अपनी आंखों को सुकून दे, दिमाग को सुकून दे, और उसके बाद पेपर की ट्रिक्स भी मैं बता देती हूँ। पेपर पे जाने से पहले आप लोग अच्छे से नाश्ता करके जाएंगे, जिनका इवनिंग टाइम में है वो सॉरी लंच अपना करके जाएं अच्छे से। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद फील हो रही है, स्लीपी स्लीपी है, तो चाय पी सकते हैं, लेकिन जो चाय बिल्कुल नहीं पीते थोड़ी सी पी सकते हैं। बाकी हर किसी को पता होता है कि मुझे अपनी नींद से फील हो रही है तो मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। गर्मी है, गर्मी अगस्त में तो गर्मी थोड़ी सी वैसे कम हो जाएगी, लेकिन तब भी गर्मी होनी है। एग्जाम हॉल में वैसे तो एसी लगे होते हैं, लेकिन कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाएं, कंफर्टेबल आप होके जाएं बिल्कुल। और एग्जाम से पहले टेंशन नहीं लेनी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, 12 घंटे पहले बुक्स छोड़ दी हैं। एग्जाम से पहले उठ के ये नहीं कि किताबें खोल ली हैं। इवन एग्जाम हॉल में भी लोग बुक्स लेके बैठ के रट्टा लगा रहे होते हैं। अब 2 मिनट पहले पढ़ी हुई चीज कभी भी वहां बैठ के याद नहीं आती। अगर कोई ऐसा कंसेप्ट है जो हमने एमबीबीएस में पढ़ा है, 5 साल पहले पढ़ा है, 6 साल पहले पढ़ा है, लेकिन उसका कंसेप्ट हमारे माइंड में है, वही हम बैक कंसेप्ट यूज करके एक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि वहां बैठे हुए इंसान की मेमोरी में बहुत सारी चीजें पिछली भी रिकॉल होके हम अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं होता कि हमने स्ट्रेस में जो सुबह पढ़ा है उससे बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं कि सुबह उठ के पढ़ा है, और उससे ये होता है पिछली मेमोरी रिकॉल नहीं होती, एक और स्ट्रेस आ जाता है, माइंड प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं हो रही होती सारी चीजों की। तो इसलिए बुक्स पहले छोड़ते नहीं है। एग्जाम हाँ रिलैक्स होके जाएं, टाइम से थोड़ा सा पहले चले जाएं, ताकि वहां पे जाके टेंशन ना हो। और टाइम बहुत होता है पेपर सॉल्व करने के लिए, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 2 आवर हैं। आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है, और उसकी पूरी स्टेटमेंट पढ़ के उसको कोरिलेट करते जाना है। फिर उसके सारे ऑप्शंस रीड करने के बाद आपने क्लिक करना है। इवन इतना टाइम होता है कि आप उसको दोबारा रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करने का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये फर्स्ट एमसीक्यू है, उसका ये ए ऑप्शन है, ये बी है, ये सी है, डी है, और ये ई है। मैंने स्टेटमेंट पढ़ी है, उसके माइंड में जो कंसेप्ट बन रहा है उसके लिए सी ऑप्शन ठीक है। तो आपने सी क्लिक करना है, लेकिन सी क्लिक करने से पहले एक नजर आपने मतलब क्रॉस चेक कर लेना है कि ये वाला ऑप्शन क्यों ठीक नहीं बन रहा, ये वाला क्यों ठीक नहीं है, ये वाला क्यों ठीक नहीं है, ये वाला क्यों ठीक नहीं है। और हाँ, एक और बात, जब हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं ना, पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो पेपर में ऐसा होता है हम लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सी मेरे माइंड में आया है, एक पूरा कंसेप्ट, मैंने यहाँ पे पूरा कंसेप्ट था कि इसकी इस चीज में ये है। लेट्स सपोज टीबी है, टीबी में कैविटेशन है, बोन कम्प्लेक्स होता है, उसी की उसने कोई कम्प्लीकेशन पूछी हुई है, या कोई उसकी ड्रग जो है उसका साइड इफेक्ट पूछा हुआ है, तो ये है उसका साइड इफेक्ट। तो उसमें सी ऑप्शन ठीक है। उसको बहुत ज्यादा बाद में ये नहीं कि उस पर सोचते जाना है, अच्छा सी है कि उसके में अब ई आएगा, अब कौन सा ठीक होगा। तो जो पहली बार में आपने कंसेप्ट बना के क्लियर करके किया था, वही मोस्टली मैक्सिमम ऑफ टाइम वही ठीक होता है। बहुत ज्यादा खिचड़ी पका के बार बार आंसर्स आप लोगों ने चेंज नहीं करने। और पेपर में स्किप करने का जो एक होता है, आप एक दफा स्किप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने ये एमसीक्यूज रीड किया है, फर्स्ट एमसीक्यूज ही था, मुझे नहीं समझ आया, कोई मसला नहीं है, फर्स्ट एमसीक्यूज नहीं समझ आया। क्योंकि जब हम पेपर में बैठते हैं तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस होने के साथ उस टाइम में बंदे का माइंड अभी प्रोसेस नहीं कर रहा होता, समझ भी नहीं आ रही होती। पहला एमसीक्यू स्किप करते हैं, आप दूसरे पे जाके करना शुरू कर दें। इस तरह आप लेट्स सपोज आप 2 से 3 एमसीक्यूज आपको शुरू से बिल्कुल ही नहीं समझ लग रहे, आपको लग रहा है पेपर बहुत टफ है, आप नहीं क्लिक करना चाहते, आप ना करें क्लिक, उनको स्किप करते हैं। नेक्स्ट जब आप पढ़ना शुरू कर देंगे, रीडिंग करना शुरू कर देंगे, तो आपको पेपर समझ आना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट 2 3 एमसीक्यू देखे हैं और पेपर बहुत टफ है, वो पेपर सबके लिए ही टफ है। ये इस पे सोच के परेशान होके बाकी पेपर खराब नहीं करना कि जी मैं पेपर तो बहुत मुश्किल आ गया, मुझसे तो सॉल्व ही नहीं होना। नहीं, आपने पढ़ा है, आप कर सकते हैं, आपने करना है, और आप कर सकते हैं। अल्लाह है ना आपके साथ, जितनी इतनी हिम्मत दी, आपने पढ़ा है, उसके बाद आप जाके पेपर में बैठे हैं, तो जरूर अल्लाह आपकी मदद करेगा और आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। ये तो होगी एमसीक्यू सॉल्व करने का। स्किप का मैं बता रही थी, स्किप आप एक ही दफा कर सकते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट एमसीक्यू था, मुझे नहीं समझ आ रही कि सी है या ई है, बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो गए, अब कोई भी नहीं समझ आ रही, स्किप कर दें, एक दफा स्किप कर देंगे। जितने आप स्किप किए हुए क्वेश्चन होंगे वो एंड पे आपके शो हो जाएंगे। और एंड पे जब आप करेंगे तो तब आपने फाइनल क्लिक करना होता है, उसके बाद स्किप का कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, आप पेपर सॉल्व और इसके हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो ये पूछ लें। फिर उसके बाद जो पीछे क्वेश्चन पूछे हुए थे प्रेपरेशन के, मैं वो बता दूंगी, आंसर कर दूंगी।
हाँ, मैंने प्रीवियस ईयर सेल्फ प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर के मैंने आपको बताया तो है। 2022 से लेट्स सपोज आपको 14, 15, 12 तक के, 10 तक के दिए हुए हैं, तो आप 14 के तक के कर ले, 12 तक के कर ले, 15 तक के कर ले, और 2022 के आगे जितने भी पेपर हैं वो तो आपने मस्ट करने हैं। कि ये मैं बता रही हूँ जिसमें 2010 से लेकर 2022 तक के पेपर हैं, तो उसमें लेकिन मैंने वैसे कोई स्किप नहीं किया था। मैक्सिमम कोशिश आपकी यही होनी चाहिए, आप सारे ईयर्स के एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें, जितने भी एस के स्पेशलिटी में है, SK 17 वॉल्यूम 2 और SK 18 में है। अगर आपको फिर भी नहीं पूरा हो रहा तो आपने पहले आपने लेटेस्ट पेपर करने हैं। लेट्स सपोज आपके पास आपको नहीं पूरा हो रहा तो आपने SK 17 वॉल्यूम 2 SK 18 की है, अपने SK स्पेशलिटी के जो लेटेस्ट पेपर हैं वो किए हैं, उसमें 2022 से लेकर आप 14 तक के सॉल्व कर पाए हैं, तो मोर देन इनफ है। उन्हीं को बहुत अच्छे से आपने करना है। हाउ टू कंप्लीट थ्योरी, थ्योरी के लिए अब टाइम गुजर चुका है। अब आप हिम्मत करेंगे तो आपने जो भी बुक साथ पढ़ी हुई है थ्योरी के लिए, पहले जो भी बुक फॉलो की हुई है उसको कर लें। अगर आप आपको थ्योरी बिल्कुल कहीं से भी नहीं आपने पढ़ी हुई तो फिर तो यही है कि रफी कर लें या फास्ट एड कर लें। फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से फिर सिलेक्टिव चीजें करनी पड़ती हैं। और मेमोराइज का रिवीजन, मैक्सिमम रिवीजन आपकी मस्ट है। 4 to 5, 3 to 4 रिवीजन लास्ट में होनी चाहिए। हाँ, ओनली उसके साथ AA के BCQ और SK इज इट राइट वे। AA के BCQ, फिर डबल ए में ना हर सिस्टम के MCQ दिए हुए हैं, फिर आप AA से ही सीख रहे हैं, फिर आपको SK पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो सारी जनरल चीजें हैं, SK स्पेशलिटी तो फिर भी आपको करनी चाहिए ना। लेकिन जिसने AA के अलावा कोई बुक पढ़ी ही नहीं है शुरू से अब तक, AA खत्म कर लिया और एक दफा शायद रिवाइज भी कर लिया जिसने, वो AA पे ही रहे हैं अब भी। वो SK पे ना जाए, फिर SK 18 और SK 17 वॉल्यूम 2 भी चाहे ना करें, लेकिन फिर AA पूरी की पूरी करनी है, वो बहुत बड़ी बुक है, उसके लिए टाइम नहीं निकलता। इसलिए मैं कह रही थी कि AA का मैंने नाम नहीं लिया, SK का सिर्फ नाम लिया है। आपने फर्स्ट एड बुक से रिटेन नहीं करना होता। फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 बुक से आपने कंसेप्ट्स बनाने होते हैं, बैक नॉलेज बनाना होता है। कि जैसे मैं कार्डियक साइकिल की बात कर रही हूँ, रफी पे तो रट्टा लगेगा सिर्फ कि कौन सी कर्व किसके साथ को रिलेट कर रही है। जब आप फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 से पूरा कार्डियक साइकिल, उसके साथ JBP, उसका पूरा कंसेप्ट आपने आपके माइंड में होगा कि कहाँ से ए वेव क्यों आती है, सी वेव क्यों बन रही है, एक्स डिसेंट या वाई डिसेंट क्यों आ रहा है, उसकी जब रीजन आपके माइंड में होगी तो आपके पीछे एक बैक नॉलेज है। और फर्स्ट ईयर USMLE स्टेप 1 बुक पढ़ने का फायदा ये होता है कि अगर नया पुल भी आ जाए तो तभी आप पेपर पास कर सकते हैं। अगर थ्योरी एमसीक्यू के साथ पास मेडिसिन से कवर करते जाएंगे, प्रिपरेशन हो जाएगी, फिर से सॉल्व कर लें। डॉक्टर सुमेरा, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। AA अगर तो आपने पहले पूरी कर ली है तो फिर आप AA से रिवाइज कर सकते हैं, या फिर AA के लिए आप ये कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम में जब किए थे तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो अब उसको सिर्फ जो मार्क क्वेश्चन है वो रिवाइज कर सकते हैं। और AA बहुत ज्यादा लंबी बुक है, बहुत ज्यादा। वो एंड वाले मंथ में या तो कंसिस्टेंटली उसको करते जाएं, साथ स्पेशलिटी करते जाएं, तब है। फिर आप SK नहीं करेंगे, SK 18, SK 17 वॉल्यूम 2। और अगर AA बहुत बड़ी बुक है, उसको देख के हौसले वाला उसको सॉल्व कर सकता है मुझे जो लगता है। और नहीं तो फिर आप AA में जो MCQs आपने मुश्किल वाले मार्क किए हुए हैं वो वहां से करके SK साथ करते जाएं। अगर AA नहीं की तो कोई मुश्किल नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। AA मैंने भी नहीं की थी। AA सिस्टम वाइज सब करना होता है तब उसके लिए ज्यादा अच्छी होती है। जब हमने सारी स्पेशलिटी के पेपर रिवाइज करने हैं तो SK ज्यादा अच्छी है। MCQ दोनों में सेम होते हैं, बस ये है कि उसने वो वही माइक्रोबायोलॉजी के MCQ AA ने माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन में दिया हुआ है, और वो अगर मेडिसिन में भी आया है माइक्रोबायोलॉजी का क्वेश्चन SK में, वो मेडिसिन में होगा। तो बस यही फर्क होता है।
फास्ट एड नहीं करनी, जिसने थ्योरी बुक बिल्कुल कोई भी नहीं की हुई, उसने फर्स्ट एड भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो अब कैसे फास्ट एड कवर हो सकती है? अगर तो बहुत ज्यादा है कि आपने 15 घंटे पढ़ना है तो फिर साथ फास्ट एड भी कर लें या फर्स्ट एड भी कर लें। माइनर्स आप फास्ट एड से कर सकते हैं, बाकी रफी और एस के कर लें। और अगर बिल्कुल आपको थ्योरी करने की हिम्मत नहीं है तो फिर बैक मेथड यही है कि एमसीक्यूज के साथ आप एमसीक्यू करें, जो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आता उसको वो कर लें, बुक खोल लें, थ्योरी बुक से देख लें। क्योंकि हमेशा यही होता है, जिस एमसीक्यू पे आप पढ़ते हैं थ्योरी बुक पे चले जाएं। रफी, सीवीएस, पल्मो, नेफ्रो, सीएनएस रिवाइज करना मुश्किल लग रहा है, गाइड कर दें। सीवीएस में क्या मुश्किल लग रहा है? सीवीएस में मैंने कहा है ना, आप जिस भी थ्योरी बुक से आपने पढ़ा है उसको साथ खोल लें। आप कार्डियक साइकिल मुश्किल होता है, ईसीजी मुश्किल होती है, इतनी सारी चीजें आपको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। आपने कार्डियक साइकिल एक दफा पढ़ा है और आपने रफी से पढ़ा है, साथ में कार्डियक साइकिल की तस्वीर देखी है, उसके बाद जब आप एसके के एमसीक्यूज करती हैं वहां पे आता है कि लेट्स सपोज ए वेव जो है जेवीपी की, वो ईसीजी पे कौन सी वेव के साथ कोरिलेट कर रही है। आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो परेशानी वाली बात नहीं है, आप साथ में पूरा वो कार्डियक साइकिल वाला चार्ट खोलें, वहां से फर्स्ट एरिया से मैंने स्टेप 1 से वहां से कोरिलेट करें कि यहाँ पे ये वेव है, यहाँ पे ये वेव इसके साथ कोरिलेट कर रही है डायग्रामेटिकली, और इसका ये रिलेशन बन रहा है। जब आप थर्ड टाइम उसको बुक से देखेंगे और रिवाइज करेंगे माइंड में, आपको फोर्थ टाइम में वो एमसीक्यू सामने से गुजरेगा तो आपको याद आ जाएगा। इसलिए मैंने कहा है 4 to 5 टाइम रिवीजन करें आप रफी की भी और वहां से भी एस के या एमसीक्यू बुक की भी। पल्मो का, पल्मोनोलॉजी के लिए पल्मो सीबीएस में दो चार चीजें हैं। कार्डियक साइकिल के एमसीक्यूज होते हैं, ईसीजी से एमसीक्यूज होता है, एमआई से एमसीक्यूज होता है, या इन्फेक्शन में से इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का एमसीक्यूज होता है, और एंड पे जो चीजें हैं उसमें मायोकार्डाइटिस का। डबल ए का बता दे, डबल ए पहले नहीं की तो भी उसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर पहले से आप डबल ए कर चुके हैं पूरी की पूरी, फिर आप उससे रिवाइज कर सकते हैं, अदरवाइज डबल ए पे कोई भी ना चाहे। डबल ए जो लोग शुरू से कर रहे हैं और अब तक पूरी कर ली है वो डबल ए के साथ चल सकते हैं। उसमें से जो मुश्किल एमसीक्यूज है उसको अगर मार्क किया हुआ है तो वो रिवाइज कर लें, अदरवाइज डबल ए। क्योंकि एंड पे बहुत सारे लोग मुझे ये भी कह रहे होते हैं कि डबल ए हमने नहीं की, बहुत सारे लोग कह रहे हैं डबल ए करना मस्ट है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि डबल ए करना मस्ट है। आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, आपने एसके से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अच्छी कर ली है तो बस मोर देन इनफ है। इतनी सारी चीजें याद नहीं रहती, रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अपने माइंड में वो चीज बार बार आप रिवाइज करेंगे। स्टूडेंट जैसे बच्चे हम लोग पढ़ते नहीं होते थे, एफएससी में पढ़ते थे, एमबीबीएस ड्यूरिंग एमबीबीएस में पढ़ते थे, कार्डियक साइकिल में ये चीजें ये याद करने, एमआई में हार्ट की कौन सी वाले इंफीरियर वाल, एमआई में कौन सी लीड्स हैं, और आप अपने निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। नहीं तो बुक्स में साथ साथ थ्योरी आप लिखी हुई होती है, एसके में भी बहुत सारे एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हुए होते हैं, अब वो वाली थ्योरी से उसको माइंड में रख के कर सकते हैं। किसी का और कोई क्वेश्चन? अदरवाइज हम सेशन एंड करते हैं। टीएनएस के ट्रैक्स, नवंबर अटेम्प्ट गाइडलाइंस अभी मैं स्टार्ट करती हूँ, आफ्टर 10 मिनट्स ब्रेक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। When you believe in yourself, anything is possible. Wishing you best of luck for your preparation and for your exam. अल्लाह आप सबके लिए आसानियां करे, आप सब कम कर सकते हैं, अल्लाह आप सबको कामयाबी अता करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।